नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी भाई बहनों का स्वागत है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर, शिक्षक भर्ती के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बहुत यहाँ पे बिग अपडेट यह है, मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी में कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, किस टाइप के आने वाले हैं। पूरा कंक्लूजन यहाँ पे बताऊँगा, वीडियो को इन तक देखिए। और ये दोस्तों आपके लैंग्वेज के 11वां नंबर आपका पार्ट है और पिछले पार्ट देखना चाहते हैं, सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर, टारगेट 30 ऑफ 30, सभी मॉक टेस्ट है यहाँ पर। तो बेल आइकन पे, आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वैसे ही प्रश्न होने वाले हैं। यानी पहले हम अपठित आपका पद्यांश लेंगे। आइए आप अपठित पद्यांश देख लेते हैं क्या दिया गया है। पद्यांश यह है कि हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वास्थ्य रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। यह दोस्तों सी-टेट यानी शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न आपका गद्यांश है या अपठित गद्यांश है। और इस सॉरी आपका यह पद्यांश है और इस पद्यांश से हम बेहतरीन प्रश्न लेने वाले हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न रहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों इन 30 प्रश्नों के लिए? हिंदी में 30 में 30 लाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार सभी मित्रों को जय हिंद है। और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं उन सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके इस अपठित पद्यांश से। इसके बाद हम आपको गद्यांश बताएंगे और गद्यांश में भी आपके 8 से 9 प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि पद्यांश और गद्यांश से टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अब यहाँ पे क्या कह रहा है देख लेते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ पूछा है। ठीक है दोस्तों, जो हरा भरा जीवन का यहाँ पे अर्थ क्या होगा आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा, यह आपका पेड़ पौधे से घिरा जीवन हो जाएगा, यह आपका हरे रंगों से भरा जीवन हो जाएगा, या हरियाली युक्त जीवन हो जाएगा। तो राइट आंसर, सटीक आंसर जानेंगे। खुशियों से परिपूर्ण जीवन, हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? कौन सी चीज़ें जो है दोस्तों बाहर लेकर आती हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे बाहर लेने की बात किस लाइन पर की गई है दोस्तों। जी हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे बाहर लाने की बात जो है आप देखेंगे, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर। प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? पेड़ की हवा, नदियों की आवाज़, पहाड़ियों की चोटी, ये समस्त प्राकृतिक उपादान। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न आ जाएगा आंसर होगा समस्त प्राकृतिक उपादान हो जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आए? पेड़ों की हवा, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटी, ये सभी आ रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्त प्राकृतिक उपादान जो है आपको बाहर लेकर आ रही हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कवि ने षष्ठी का उपहार किसे कहा है? कवि ने षष्ठी का उपहार किसे कहा है? तो कवि ने षष्ठी का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है यह है, कवि ये संदेश देना चाहता है कि, कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है। राइट आंसर क्या होगा, सटीक आंसर क्या होना चाहिए? तो सभी लोग क्या बोलेंगे, कौन से यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा? तो सभी लोग बोलेंगे पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, क्योंकि अंत में 2 लाइन यहाँ पे दी गई है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो पर्यावरण सुरक्षित है तो सब बेकार है अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है प्रश्न अगला आपका,
जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दोस्तों, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से ये कवि यह कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति और संसार है ये दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, और चलिए गद्यांश एक और प्रश्न था, आपको मैं उस प्रश्न को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नहीं प्रिंट हो पाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक प्रश्न यहाँ पर क्या था। प्रश्न यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न यह था कि अनुपम से क्या अभिप्राय है। एक शब्द आया आपका अनुपम, ठीक है। यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न है कि अनुपम से क्या अभिप्राय है। तो अनुपम से क्या अभिप्राय हो सकता है? जिसकी उपमा न दी जा सके, या सुखद, या आनंदमय, या मनोहारी। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है दोस्तों। तो अनुपम से अभिप्राय होता है जिसकी उपमा ही ना की जा सके, उसे ही अनुपम कहते हैं। यानी जिसकी उपमा न दी जा सके उसे ही अनुपम कहा जाता है। अब बारी आती दोस्तों गद्यांश की। आपका पठित गद्यांश है, इसमें 8 से 9 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि आपको पता है गद्यांश प्लस पद्यांश से आपके बेतीन आपके कितने प्रश्न होते हैं? टोटल 15 प्रश्न होते हैं। चलिए, यह गद्यांश किससे संबंधित है? गद्यांश आपका खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद कि जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है। तो यह खबर से संबंधित है, न्यूज़ से संबंधित है, मीडिया से, भ्रष्टाचार, खबर से संबंधित आपका गद्यांश है। तो इंटरेस्टेड यह गद्यांश है। आइए देख लेते हैं इस गद्यांश से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। राइट आंसर देख लेते हैं क्या। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? तो ये आपका सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित है। किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? तो यहाँ पर हमें गद्यांश में देखना पड़ेगा। गद्यांश में देखना पड़ेगा दोस्तों किस मंडी में बिक रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद कि जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है। तो यह मंडी किसकी कहलाएगी दोस्तों? कि किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? तो देखिए, सब्जी मंडी, कपड़े की मंडी, पत्रकारिता की मंडी, इन सभी में जो है आपका धर्म और ईश्वर बिक रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है दोस्तों? तो आप देखेंगे पत्रकारिता के उत्थान से लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। हम गद्यांश में देखेंगे क्या दिया। पत्रकारिता के उत्थान से जो है आपके लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। ठीक है। मीडिया का भ्रष्टाचार लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। पैसे लेकर समाचार छापने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। धन का लोभ क्या क्या नहीं करवाता। बताया गया है कि मुनाफाखोरी के दबाव में कुछ मीडिया संगठनों ने पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों की हत्या कर दी। कुछ समय पहले रिपोर्टिंग ये सारी चीज़। तो एक लाइन आप देखिएगा, यहाँ पर ही आपको ये जो लाइन दिया गया है कि भारी नुकसान पहुँचाने वाला है, यह लाइन ही आपको आपका आंसर दे दिया होगा जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो लोकतंत्र से किसका नुकसान हो रहा है? तो सभी का, लेकिन किससे लोकतंत्र से किसका नुकसान हो रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पत्रकारिता के उत्थान से लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? मीडिया के प्रभाव से, मीडिया के बिक जाने से, पत्रकारिता के उत्थान से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर सभी होना चाहिए मेरे अंदाज से, क्योंकि लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? देखिए, मीडिया के बिक जाने से भी लोकतंत्र का होता है नुकसान, क्योंकि लोकतंत्र है ना, और मीडिया के प्रभाव से। लेकिन जो इस गद्यांश में बात किया गया है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लेखक के अनुसार क्या है? तो लेखक के अनुसार जो राइट ऑप्शन होगा, अभी दोस्तों इसके गद्यांश के बाद 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो को इन तक जरूर देखिए। लेखक के अनुसार क्या होगा? धर्म और ईमान का मीडिया से
कोई लेना देना नहीं है। लेखक के अनुसार जो है धर्म और ईमान का मीडिया से कोई लेना देना नहीं, कि मीडिया को यह नहीं देखना चाहिए कि क्या धर्म जाति, उसको नहीं, उसको न्यूज खबर अच्छा बताना है, जो सच हो सच का साथ देना, ये होती मीडिया दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इस आपके अपठित गद्यांश में बताया गया है कि पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र संगठन के द्वारा किया गया था। हो सकता है दोस्तों यह गद्यांश आ सकता है, संभावित गद्यांश है। सभी प्रश्न आपके सही होंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पे सही आंसर जान चुके हैं और जान चुके होंगे, तब आपके अगर आ गया गद्यांश तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। यानी जो 30 ऑफ 30 का टारगेट है वो जरूर आपका पूरा होगा और यहाँ यहीं पर सिलेक्शन होता है दोस्तों। एक दो आपको सब्जेक्ट में अगर आप 30 के नज़दीक पहुँच गए, 20+ आपने यहाँ पे अटेंड कर लिया 2 से 3 सब्जेक्ट में, तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है। पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की थी? तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की थी? तो यहाँ पर नाम दिया गया है आपका राजदीप सरदेसाई ने की थी। ठीक है, और यह आपका PDF फाइल नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? अब यहाँ पे व्याकरण का आ गया, ग्रामर का पोर्शन। अब सामाजिक पद कौन सा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए गला काट सामाजिक पद है, मुनाफाखोरी ईश्वर, ये क्या हो जाएगा? आपके सामासिक पद नहीं है। लेकिन कटघरा जो है ये आपका सामासिक पद नहीं है। कटघरा क्या है? आपका सामासिक पद यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़कंप का क्या तात्पर्य होगा? धूम मचाना, हिलाना, हाड़ मिलाना या हराना। अब यहाँ पे कहावत संबंधित आ गया कि हड़कंप का तात्पर्य क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? हड़कंप मतलब होता है धूम मचाना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्रकार में कौन सा समास होगा? सभी लोग फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे। समास की बात आ गई, एक समास से भी प्रश्न आता है और एक आपका संधि से भी प्रश्न आता है। तो पत्रकार में कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि यह गद्यांश में पत्रकार से संबंधित आपकी बात की गई है, आपके गद्यांश में सारी बातें पत्रकार से संबंधित है। तो पत्रकार में कौन सा समास हो जाएगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पत्रकार, एक पत्र यहाँ पे एक अलग हो गया और कार, ये दोनों आपके प्रधान है, क्योंकि पत्र और कार ये दोनों आपके क्या है? दोनों पद प्रधान है, तो आपके द्वंद्व समास होगा पत्र और कार। ठीक है, पत्र भी आपका प्रधान है और आपका क्या है? दो द्वंद्व, यानी कि दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का संधि विच्छेद सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पे। उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्धन लंघन, उल्धन अंगन, उतधन लंघन या उल्धन लंघन। तो उल्लंघन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब आप लोग बताइए कौन सा सही है? मेरे हिसाब से बी है। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाती है आप लोग कमेंट करके जरूर फीडबैक दें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। अब प्रश्न यहाँ पे लाजवाब है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, शिक्षक भर्ती के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं और ये आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आपके शिक्षण शास्त्र के कंसेप्ट। 15 प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं वह कौन से होते हैं? सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो कौशल होते हैं वह आपके बोलना और लिखना होता है। क्या होता है? बोलना और लिखना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और सेकंड प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ठीक है, तो उचित कथन हमें यहाँ बताना कौन सा कथन उचित होगा। तो भाषा कौशल के संदर्भ में जो उचित कथन यह है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ये 4 कौशल तो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन जो कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आंतरिक अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? दोस्तों नेगेटिव प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका। तो पहले जान लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका, पहले जानेंगे, ठीक है, ज़्यादा, इसके बाद फिर लास्ट में हम बताएंगे कौन सा कम होने वाला है, ठीक है। तो आपका देखिए संवाद, अदायगी, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रभावी होगा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में बच्चों की। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना, ये दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के विकास करने में सबसे कम प्रभावी तरीका होगा बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ने का प्रारंभ जो है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या आपके अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो बच्चों का जो है पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, कैसे सही तरीका है? तो बच्चों के लिए राइट आंसर आइए जान लेते हैं। बच्चों के लिए पढ़ने का प्रारंभ क्या है, उनके वर्णमाला से होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखना, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। लिखना एक तरह की बातचीत है, या लिखना अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, आइए। लिखना क्या है दोस्तों? तो लिखना यहाँ पर आपका एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जब लिखना बच्चा नहीं जानेगा तो कैसे क्या सकता है। लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? अब देखिए भाषा कौशल से संबंधित है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी के प्रश्न है, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन उचित होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रुथ होगा? तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर कौन हो जाएगा। देखिए सही कथन जो होने वाला है वह आपका कथन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, ये प्रश्न आपको बता चुका हूँ कि भाषा के कौशल जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे के आंतरिक संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी को नमन है दोस्तों। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सभी को दिल से धन्यवाद है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, किसकी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन होगा वह होगा, देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषा शिक्षण में अगर बालक का मौखिक कौशल का विकास करना हो, मौखिक कौशल का, तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर पूछना कम प्रभावी होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? किसी विषय पर चर्चा करें, बच्चों की बात को धैर्य से सुने और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए बच्चों को मौका दें अपनी बात कहने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए भाषाई कौशल यानी भाषा के संबंधित कौशल के संदर्भ में देखना पड़ेगा कौन सा कथन है। तो हमें याद करना पड़ेगा भाषा कौशल संबंधित, भाषा कौशल संबंधित जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। ठीक है, भाषाई कौशल जो होते हैं एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं है। अगर यहाँ पे दिया जाता कि भाषाई कौशल एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं, वह ऑप्शन आपका सही होता, सत्य होता। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, कथन सही है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, क्रम में नहीं होते, एक साथ सीखे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों अगर आपकी भाषा की कक्षा है, आप पढ़ाने जा रहे हैं, भाषा के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, टीचर हैं, तो आप लोग बताइए उसमें कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? शिक्षक होने के नाते सभी लोग फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे कि भाषा कक्षा में कहानी सुनाने जा रहे हैं तो आपका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर सके। कहानी सुनाने का मतलब होता है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कर सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में क्या है? पढ़ने के संस्कृति के विकास के क्रम में जो है आपके यहाँ पर
मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन से पठन की? मौन पठन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या सही आंसर है? क्या सही ऑप्शन बता रहा हूँ मैं? क्या मैं सही ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में मौन पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है संस्कृत के विकास के क्रम में। क्या यहाँ पे सामूहिक हो सकता है, ससुर हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है, कौन सा होगा? मौन के अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सभी लोग फीडबैक कर देंगे, सभी लोग बच्चे। वैसे कोई ससुर बोलेगा, कोई सामूहिक बोल सकता है कि पढ़ने की जो, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत की बात की गई है, संस्कृत के विकास में क्रम करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे तो एक दूसरे के संस्कृत का विकास होगा, एक दूसरे के संस्कृत को जानेंगे, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो फटाफट बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ ज्ञाता है, क्योंकि शिक्षक का जो योगदान होता है राष्ट्र निर्माण में सर्वज्ञ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग है, लिखित भाषा का जो प्रयोग होता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? तो लिखित भाषा का प्रयोग दोस्तों किस पर किया जाता है? तो यह आपके अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या यह सही है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए, कार्यालयीय कार्यों के लिए, केवल साहित्य सृजन के लिए। तो यहाँ पे जो केवल शब्द है वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो भाषा लिखित का प्रयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो कविता कहानियों पर चर्चा करें एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो होता है वह क्या होना चाहिए? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता कैसे होती है? जब हम कविता कहानियों पर चर्चा करें और उनसे प्रश्न पूछें बच्चों पर, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता यह आती है, बच्चों पर स्वाभाविकता आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वाभाविकता। ठीक है, अगला प्रश्न, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? दोस्तों पढ़ना सीखने के लिए उपकौशल होते हैं, ऐसा कौन सा उपकौशल है जो अनिवार्य नहीं है? अब बाकी अनिवार्य है। तो दो प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। देखिए, वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य होता है पढ़ना सीखने के लिए, क्योंकि वर्णमाला बनेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। अनुमान लगाने का भी होना चाहिए, भाषा की संरचना में समझ होनी चाहिए। लेकिन भावात्मक पक्ष जो है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावात्मक पक्ष आपका अनिवार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके हैं सभी को धन्यवाद है, और जितने भी अभी तक नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि वह दूर नहीं है जहां पर सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि यहां पर जो प्रश्न होंगे, वीडियो जाएंगे, सभी आपके सिलेबस पर होंगे, आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, और आपके संभावित प्रश्न होंगे या परीक्षा यानी टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करता है। सभी को नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर पीडीएफ टेलीग्राम में जरूर सर्च करें। तो सभी मित्रों को जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।